Hello everyone. So today the topic of discussion is medication administration. जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट इसके अंदर सब टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज़ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन. ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब क्या, जिसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, राइट. इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है गार्गल्स. ठीक है, गार्गल्स एज वी ऑल नो इट इज़ ऑल्सो होम रेमेडी फॉर यू कैन से ट्रीटिंग द सोर थ्रोट. ठीक है, सो मेडिकेटेड थेरेपी भी यही है सोर थ्रोट को ठीक करने की. सो गार्गलिंग इज द एक्ट ऑफ बबलिंग अ लिक्विड इन माउथ टू रिड्यूस द सोर थ्रोट. ठीक है, द हेड इज tilted back allowing a mouthful of liquid to sit in the upper throat. ठीक है, ये सबको पता है. गार्गलिंग का जो प्रोसीजर है इसमें क्या करते हैं, हम हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करते हैं और पूरे माउथ को लिक्विड के साथ जो है वो फिल कर लेते हैं. ठीक है, गार्गल्स जो है वो किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, जैसे कि सलाइन वाटर के साथ कर सकते हैं आप, और ल्यूक वार्म वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके आप गार्गल कर सकते हैं, या फिर बीटाडिन का भी गार्गल जो है वो एडवाइस किया जाता है. ठीक है, सोर थ्रोट के लिए. सो ये है आपका गार्गलिंग का. नेक्स्ट आ जाता है थ्रोट स्वैप. ठीक है, थ्रोट स्वैप जो होता है, अ थ्रोट स्वैप कल्चर इज अ लैबोरेटरी टेस्ट दैट इज डन टू आइडेंटिफाई जर्म्स दैट मे कॉज इन्फेक्शन इन द थ्रोट. ठीक है, थ्रोट स्वैप कल्चर जो है लैब टेस्ट होता है एक तरह का ये, और इसे हम करते क्यों है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे थ्रोट के अंदर किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने जो है वो अटैक किया है, राइट, या कौन से वायरस ने अटैक किया है. तो वो हम किससे देखते हैं, थ्रोट स्वैप कल्चर के साथ. ठीक है, अब जैसे कोविड-19 का भी टेस्ट हो रहा है आजकल. ठीक है, तो उसमें भी हम थ्रोट स्वैप कल्चर जो है वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू डायग्नोस स्ट्रेप थ्रोट. ठीक है, ज़्यादातर इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, टू मेक डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेप थ्रोट. स्ट्रेप थ्रोट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, किया जाता है थ्रोट स्वैब. सो ये इसमें क्या करते हैं, ऐसे हम एक स्वैब लेते हैं जिसके आगे कॉटन लगी होती है. ठीक है, कॉटन पेस्टेड होती है ऐसे स्वैब के अंदर. तो हम क्या करेंगे, टॉन्सिल्स के पास जो वाइट एरिया होता है, ठीक है, एट द बैक ऑफ द थ्रोट, राइट, वहाँ जाके हम स्वैब को लेके जाते हैं वहाँ तक, और जो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मीडियम होगा वहाँ से वो हम एक्सट्रैक्ट करके लेकर आते हैं थोड़ा सा. ठीक है, और उसको हम फिर लैब में एनालिसिस के लिए सेंड करते हैं. सो मेथड क्या है इसका, विद द पेशेंट्स हेड टिल्टेड बैक एंड द थ्रोट वेल इल्यूमिनेटेड. ठीक है, पेशेंट का हेड जो पीछे की तरफ टिल्ट करना है आपने, सो दैट कि वाइडली ओपन कर सके वो अपने माउथ को, और वहाँ पे एक लाइट का सोर्स होना चाहिए. थ्रोट वेल इल्यूमिनेटेड मतलब कि प्रॉपर वहाँ पे जैसे टॉर्च के साथ हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, या प्रॉपर लाइट, एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए जो कि थ्रोट के अंदर जा रही है, राइट. देन वी विल डिप्रेस द टंग सो दैट द बैक ऑफ द थ्रोट कैन बी सीन. तो टंग डिप्रेसर के साथ टंग को डिप्रेस कर देना है, सो दैट जो थ्रोट की बैक है वो सारी की सारी हमें अच्छे से क्लियरली विजिबल हो. देन सेकेंड है, रब द स्वैब अप एंड डाउन द बैक ऑफ द थ्रोट एंड अगेंस्ट एनी वाइट पैचेस इन द टॉन्सिलर एरिया. ठीक है, थ्रोट के मतलब जो हमारा थ्रोट है उसके बैक साइड पे हमने स्वैब को अप एंड डाउन मूवमेंट करना है ताकि वहाँ से हम सैंपल को ले सकें, और अगर कोई वाइट पैचेस अवेलेबल हैं टॉन्सिलर एरिया के पास, ठीक है, तो वहाँ से भी हमने थोड़ा सा स्वैब को टच करवाना है. ठीक है, एंड अवॉइड द टंग एंड द चीक्स, और चीक और टंग के साथ उसको टच नहीं होने देना है स्वैब को. ठीक है, देन replace the swab in the transport tube if using the virus, chlamydia, mycoplasma collection kit swab. Break off or bend swab shaft, leaving tape in the tube. ठीक है, जो स्वैब होगा उसको आपने फिर ट्रांसपोर्ट ट्यूब के अंदर दोबारा रिप्लेस कर दें ताकि आप उसको लैब में स्टडीज़ के लिए भेज सको. और अगर आपने टेस्ट परफॉर्म किया है वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, या क्लेमाइडिया, या फिर माइकोप्लाज्मा को देखने के लिए, तो उसके लिए एक अलग से कलेक्शन किट आती है. ठीक है, तो स्वैब को अपने ब्रेक ऑफ कर लेना है. ठीक है, और जो शाफ्ट होगी स्वैब की, ठीक है, उसको आपने बेंड करना है, और जो टिप होगी वो आपने ट्यूब के अंदर ही रहने देनी है. ठीक है, देन नेक्स्ट कम सील ट्यूब टाइटली एंड लेबल विद पेशेंट नेम, डेट एंड इनिशियल्स ऑफ द कलेक्टर. ठीक है, सील को अपने ट्यूब में टाइटली, ट्यूब को आपने सील करके टाइटली बंद कर देना है, और लेबल करना है कंटेनर को विद द पेशेंट नेम, डेट एंड इनिशियल्स ऑफ द कलेक्टर. जिसने कलेक्ट किया होगा उसके सिग्नेचर्स होंगे उसके ऊपर. ठीक है, देन नेक्स्ट लास्ट स्टेप है इसमें, सेंड द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी विद कंप्लीटेड ऑनलाइन टेस्ट ऑर्डर और विद द टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म दैट इंडिकेट्स पेशेंट नेम, अकाउंट नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, सोर्स, कलेक्शन डेट एंड टाइम, टेस्ट ऑर्डर, ऑर्डरिंग फिजिशियंस नेम. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने
उसके साथ लेबोरेटरी में सेंड करनी है। पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर्म जो होता है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, वो सारी फिल करके सैम्पल के साथ आपने लैब के अंदर सेंड करनी होती है। ठीक है, सो दिस वाज फॉर थ्रोट स्वैब कल्चर। देन नेक्स्ट कम्स इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी, दैट इज सपोजिटरी। ये हमने लास्ट टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, कोई भी मेडिसिन जो कि हम स्किन के साथ रख रहे हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रख रहे हैं तो उसे हम किस में कंसिडर करते हैं, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, सो इंसर्शन करनी है अब हमने, क्योंकि ये सपोजिटरी है तो इसको हमने इंसर्ट करना है बॉडी कैविटी में। ठीक है, तो जो सपोजिटरी है दिस लुक्स लाइक दिस आई हैव शोन इन द पिक्चर। ठीक है, इस तरह से सपोजिटरी होती है। सपोजिटरी इज अ मेडिकेटेड सॉलिड डोजेज फॉर्म यूज्ड इन द रेक्टम, विजाइना और यूरिथ्रा। कहाँ कहाँ इसको प्लेस कर सकते हैं हम, इधर वी कैन प्लेस इट इनसाइड द विजाइना और इन द रेक्टम और इन द यूरिथ्रा ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इसके लिए प्रोसीजर है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो इस तरह से अगर रेक्टम में प्लेस करना हो हमने, ठीक है, सो दिस इज अ पिक्चर शोइंग द सपोजिटरी, द येलो वन। ठीक है, जो येलो वाली है दैट इज अ सपोजिटरी, और रेक्टम के अंदर हम इसको रख रहे हैं, मतलब रेक्टम और एनल के बीच में, एनस के बीच में हमने इसको प्लेस करना होता है विद योर ग्लव्ड फिंगर। प्रोसीजर अभी हम डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हियर कम्स द प्रोसीजर ऑफ इंसर्शन ऑफ रेक्टल सपोजिटरी, राइट। So we'll be doing the procedure for this. So administering medications rectally and vaginally. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे रेक्टम के अंदर हमने सपोजिटरी जो है वो कैसे प्लेस करनी है, वो वाला प्रोसीजर हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टल मेडिकेशन जो है वो हम देते हैं, दे आर गिवन फॉर देयर लोकल इफेक्ट्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। मतलब एक तरह से लैक्सेटिव का काम करती हैं ये सपोजिटरीज, और कुछ सपोजिटरीज जो होती है उनका सिस्टेमिक इफेक्ट होता है। सिस्टेमिक इफेक्ट का मतलब क्या है, अनाल्जेसिक। ठीक है, अनाल्जेसिक का काम करेगी, पेन से रिलीफ करेगी। और ये हम फिर पेन रिलीफ के लिए किस केस में दे सकते हैं, जब पेशेंट के अंदर ओरल रूट से देना जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। ठीक है, देन रेक्टल मेडिकेशंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर रेक्टल और बोवल सर्जरी। ठीक है, कभी भी आपने रेक्टल मेडिकेशन पेशेंट को नहीं देनी अगर पेशेंट की रेक्टल या बोवल सर्जरी हुई है। ठीक है, विद रेक्टल ब्लीडिंग है या फिर रेक्टल प्रोलैप्स हुआ है, तो उस केस में हमने नहीं देना है रेक्टल सपोजिटरी। और एक और कंडीशन है, अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट जो है वो भी लो है तब भी हमने रेक्टल मेडिकेशन जो है वो अवॉइड करनी है। ठीक है, सो हेयर कम्स द प्रोसीजर। ठीक है, सेफ्टी कंसिडरेशन बेटा वो सारी पुरानी वाली हैं जो हमने टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ी थी प्रोसीजर में। सेम सेफ्टी कंसिडरेशन जो है ये यहाँ पे रहेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, है ना। सो सबसे पहले क्या है, परफॉर्म करना है आपने हैंड हाइजीन, देन चेक रूम फॉर एडिशनल प्रिकॉशंस। ठीक है, then introduce yourself to the patient. next comes confirm patient ID using 2 patient identifiers. ठीक है, patient identifier कैसे होगा, पेशेंट का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, क्योंकि एक पेशेंट की दो, मतलब एक नाम जो है वो दो पेशेंट्स का कॉमन हो सकता है, तो डेट ऑफ बर्थ से जो है वो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन चेक एलर्जी बैंड फॉर एनी एलर्जीज। ठीक है, देन कंप्लीट नेसेसरी फोकस असेसमेंट करनी है, वाइटल साइंस लेनी है और डॉक्यूमेंट करना है MAR। MAR लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, दैट इज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चार्ट। ठीक है, देन प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन एज नेसेसरी। देन प्लान मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू अवॉइड डिस्ट्रप्शन। नंबर 1 आएगा इसमें आपका डिस्पेंस मेडिकेशन इन अ क्वाइट एरिया। ये भी हमने पहले क्लास में पढ़ा है कि जब भी मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, डिस्पेंस करनी है कंटेनर से, तब हमने उसको हमेशा अलग जाके शोर से दूर रह के करनी है, क्वाइट एरिया में करना है। देन अवॉइड कन्वर्सेशन विद अदर्स, देन फॉलो एजेंसीज नो इंटरप्शन जोन पॉलिसी। देन प्रिपेयर मेडिकेशंस फॉर 1 पेशेंट एट अ टाइम। ऐसा नहीं सारे पेशेंट्स के लिए एक ही टाइम पे मेडिसिन निकाल रहे हो, एक पेशेंट के लिए एक टाइम पे आपने मेडिसिन जो है वो निकालनी है। देन फॉलो द 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 7 राइट्स थे पहले, फिर 10 हुए, देन अब 14 राइट्स हैं, वो आपको मैंने क्लास में बताए हैं। वो सारे राइट्स आपने जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, देन कम्स दी स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप है रेक्टल सपोजिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चेक MAR अगेंस्ट डॉक्टर्स ऑर्डर। ठीक है, डॉक्टर का जो ऑर्डर है उसको आपने क्रॉस चेक करना है विद द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो डॉक्टर के ऑर्डर को MAR के ऊपर कि सही रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ पे।
देन स्टेप नंबर 2 है परफॉर्म द 7 राइट्स 3 टाइम्स, ठीक है। ये 14 राइट्स आपको क्लास में कराए गए हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सारे आपने परफॉर्म करने हैं और 3 टाइम परफॉर्म करने हैं मेडिकेशन देने से पहले, ठीक है। सो कुछ उसमें से यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट रीजन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सो रैशनल आपको पता है इसका, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, राइट। देन स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 भी हमने पहले किया था, ये भी सेम है इस प्रोसीजर के लिए कि जो मेडिकेशन आप जब निकालने वाले हो, ठीक है, तो उसका लेबल आपने चेक करना है 3 डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। किस किस टाइम पे चेक करोगे? फर्स्ट, जब आप ड्रॉर से मेडिकेशन निकाल रहे हो। सेकंड, जब आप मेडिकेशन को पोर कर रहे हो अपने कंटेनर में। देन थर्ड है जब मेडिकेशन को आप पेशेंट की बेड साइड पे लेके जा रहे हो, तो 3 बार आपने मेडिकेशन का जो लेबल है, उसका डोज है, रूट है, वो सारा आपने कंपेयर करना है 3 टाइम्स, राइट। सो ऐसा करने से क्या होगा, जो मेडिकेशन एरर है आप उसको अवॉइड करोगे, राइट। देन स्टेप नंबर 4, इफ पॉसिबल हैव पेशेंट डेफिकेट प्रायर टू रेक्टल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को बोलना है कि उसे स्टूल पास करके आना है बिफोर मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप रेक्टल सपोजिटरी डाल रहे हो पेशेंट के अंदर फॉर अ रीज़न कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, तब तो आपको बिना डेफिकेशन के ही आप डाल पाओगे क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। देन ऐसा हम क्यों करेंगे, डेफिकेट करवाना क्यों ज़रूरी है? ताकि जो मेडिकेशन है वो फीसिस के अंदर, पेशेंट के स्टूल के अंदर ना इंसर्ट कर दो आप, क्योंकि रेक्टम में हम रखने वाले हैं ना, तो देयर कैन बी चांसेस ऑफ दिस। इसलिए पेशेंट को डेफिकेट करने के लिए बोलना है, कंडीशन है कि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तब। देन नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट, स्टेप इंश्योर दैट यू हैव वाटर सॉल्यूबल लुब्रिकेंट अवेलेबल फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इट इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर है ना, और इतनी इजीली आप सपोजिटरी को जो है अंदर इंसर्ट नहीं कर पाओगे, तो एक आपके पास वाटर बेस्ड वाटर सॉल्यूबल लुब्रिकेंट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, है ना। सो ल्यूब्रिकेंट की ज़रूरत हमें क्यों है? बिकॉज इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एज सपोजिटरी एंटर्स द रेक्टल केनाल, ठीक है। उससे क्या है, पेशेंट को कम फ्रिक्शन होगी, कम पेन होगा अगर आपके पास लुब्रिकेंट जो है वो अवेलेबल है। देन स्टेप नंबर 6, explain the procedure to the patient. If patient prefers to self administer the suppository or enema, give specific instruction to patient on correct procedure. अगर पेशेंट को आपने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है, और अगर पेशेंट खुद उसको सेल्फ एडमिनिस्टर करना चाहता है तो आप उसको अलाउ करोगे, लेकिन उसको सारा कुछ आप अच्छे से समझाओगे, क्योंकि नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है ना, अपने ऊपर डिपेंड हो पेशेंट, खुद दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। देन और पेशेंट जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा वाइल ही और शी इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग अ सपोजिटरी, ठीक है, क्योंकि प्रिवेसी के इसमें आ जाते हैं इश्यूज, है ना। देन नोट क्या करना है आपने, अनइंटेंडेड वेगल स्टिमुलेशन में अक्कर रिजल्टिंग इन ब्रेडिकार्डिया इन सम पेशेंट्स, बी अवेयर दैट द रेक्टल रूट मे नॉट बी सुटेबल फॉर सर्टेन कार्डियक कंडीशंस, नोटिफाई द फिजिशियन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर बच्चों, कि जो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिसिन की, ठीक है, जब हम कोई मेडिसिन रेक्टम के अंदर प्लेस करते हैं तो उससे हमारी जो वेगस नर्व होती है ना, वेगस नर्व, वो स्टिमुलेट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा स्टिमुलेट अगर हो जाएगी तो उससे क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया होता है पेशेंट को, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई कार्डियक कंडीशंस है, तब उसके अंदर आपने मेडिसिन रेक्टम में तभी एडमिनिस्टर करनी है अगर डॉक्टर के प्रॉपर आपके पास ऑर्डर्स हों, ठीक है। देन रेज्ड बेड टू वर्किंग हाइट, ठीक है, पेशेंट के बेड की हाइट जो है वो अपने वर्किंग हाइट के बराबर करें ताकि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। सो पोजीशन पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड विद अपर लेग फ्लेक्स्ड ओवर लोअर लेग टुवर्ड द वेस्ट, मतलब आपने पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, सिम्स पोजीशनिंग आपने पढ़ी है क्लास में, है ना, फंडामेंटल क्लास में, तो सिम्स पोजीशन आपने पेशेंट को देनी है लेफ्ट लेटरल साइड में, ठीक है। Then provide privacy and drape the patient with only the buttocks and anal area exposed, ठीक है, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, स्क्रीन लगानी है आपने, और पेशेंट का सिर्फ बटक वाला एरिया जो है और एनल एरिया जो है वही एक्सपोज होना चाहिए, बाकी पेशेंट को आपने कवर अप करना है। देन प्लेस अ ड्रेप अंडरनीथ द पेशेंट्स बटक, और बटक के नीचे आप एक ड्रेप शीट जो है वो लगाएंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई भी मतलब फीकल ड्रेनेज हो जाए तो पेशेंट की बेड शीट जो है, लिनन है, बेड लिनन जो है वो सॉइल ना हो, वो खराब ना हो, ठीक है। देन कम स्टेप नंबर 8, अप्लाई क्लीन नॉन स्टेराइल ग्लव्स, ठीक है,
ग्लव्स हमने क्यों पहनने हैं, ताकि पेशेंट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो और उसके पेशेंट की बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में नर्स जो है वो ना आए, राइट। इसीलिए हमने अप्लाई करने हैं नॉन स्टेराइल ग्लव्स। देन असेस पेशेंट फॉर डायरिया और एक्टिव रेक्टल ब्लीडिंग। पेशेंट को असेस करना है कि उसे डायरिया तो नहीं है और उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर होगा तब हम मेडिकेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दीज बोथ कंडीशंस आर अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर दिस प्रोसीजर, ठीक है। देन अप्लाई क्लीन नॉन स्टेराइल ग्लव्स इफ प्रीवियस ग्लव्स आर सॉइल्ड। अगर पहले वाले ग्लव्स जो हैं वो सॉइल हो गए हैं, ठीक है, जब आपने असेस किया कि पेशेंट को डायरिया है या रेक्टल ब्लीडिंग है, ठीक है, और सॉइल हो गए सपोज, तो अब आपने फिर नॉन स्टेराइल ग्लव्स जो है वो अपने चेंज करने हैं, दोबारा से ग्लविंग आप करोगे, ठीक है। देन स्टेप नंबर 11, रिमूव रैपर फ्रॉम सपोजिटरी टिप ऑफ एनीमा एंड ल्यूब्रिकेट राउंडेड टिप ऑफ सपोजिटरी एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ डोमिनेंट हैंड विथ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। क्या करोगे आपने सपोजिटरी का रैपर को आपने रिमूव करना है, ठीक है। सपोजिटरी दे रहे हो चाहे आप एनीमा दे रहे हो, ठीक है, आपने उसको उसके रैपर को रिमूव करना है और उसको ल्यूब्रिकेट करना है आगे से, ठीक है। सपोजिटरी आपको दिखाई थी एक तरफ से प्रोजेक्टेड थी, आगे की तरफ टिप थी उसकी, तो उस टिप की तरफ से हमने इंसर्ट करना है, उस टिप को हमने ल्यूब्रिकेट करना है, ठीक है। उस टिप को भी ल्यूब्रिकेट करेंगे और अपनी इंडेक्स फिंगर को, डोमिनेंट हैंड की, डोमिनेंट हैंड कौन सा है, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड आपका डोमिनेंट हैंड होगा, तो उसकी इंडेक्स फिंगर को भी आपने ल्यूब्रिकेट करना है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ पेशेंट को एनीमा दे रहे हो तो एनीमा के केस में सिर्फ एनीमा की टिप को आपने ल्यूब्रिकेट करना है, फिर आपको अपनी फिंगर आपको इंसर्ट नहीं करनी है उस केस में, तो उसको ल्यूब्रिकेट करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। और ल्यूब्रिकेट करना क्यों है हमें, रीज़न क्या है, एज इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ठीक है, उससे पेशेंट को पेन नहीं होगा। देन स्टेप नंबर 12, सेपरेट बटेक्स विद नॉन डोमिनेंट हैंड एंड यूजिंग ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर ऑफ डोमिनेंट हैंड इंसर्ट द सपोजिटरी। फिर आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड होगा उसमें भी आपने ग्लव्स पहना हुआ है ना, उससे आपने दोनों बटेक्स को सेपरेट करना है और इंसर्ट करना है अपनी इंडेक्स फिंगर को जिसको आपने ल्यूब्रिकेट किया था, ठीक है। और फिर उस फिंगर के साथ साथ ही आपने सपोजिटरी को अंदर इंसर्ट कर देना है रेक्टम के अंदर, ठीक है। और पेशेंट को बोलना है कि जब आप अंदर फिंगर इंसर्ट कर रहे होगे रेक्टम में और सपोजिटरी इंसर्ट कर रहे होगे तो पेशेंट को बोलना है आपने टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल थ्रू द माउथ, और उसको मुंह से सांस छोड़ने के लिए आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से एक्सेल करना है, ठीक है। सो इफ़ एनीमा, अगर आप सपोजिटरी की जगह पे एनीमा दे रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेल द एयर फ्रॉम द एनीमा एंड देन, एनीमा से आपने एयर जो है वो बाहर निकाल लेनी है पहले, ठीक है, ताकि एयर आप पेशेंट के अंदर ना इंसर्ट करो, ठीक है। एंड देन आफ्टर डूइंग दैट इंसर्ट द टिप ऑफ द एनीमा इनटू द रेक्टम टुवर्ड द अम्बिलिकस व्हाइल पेशेंट टेकिंग अ डीप ब्रेथ एक्सेल थ्रू द माउथ एंड रिलैक्स द एनल स्फिंक्टर। प्रोसीजर बाकी का सेम है, सिर्फ एनीमा में क्या करना है, पहले एक्सपेल करनी है एनीमा से एयर सारी, ठीक है, उसके बाद सेम जैसे सपोजिटरी इंसर्ट करनी है सेम हमने एनीमा इंसर्ट करना है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 13, with your gloved finger insert suppository along wall of rectum about 5 centimeter beyond the anal sphincter, ठीक है, and do not insert the suppository into the feces, ठीक है। suppository को feces के अंदर नहीं डालना है, सिर्फ एनल स्फिंक्टर से 5 सेंटीमीटर आगे तक आपने अपनी ग्लव्ड फिंगर की हेल्प से सपोजिटरी को अंदर भेजना है, ठीक है। और अगर एनीमा है, अगर एनीमा दे रही हैं देन रोल प्लास्टिक बॉटल फ्रॉम बॉटम टू टिप until all solution has entered the rectum and colon, ठीक है। आपने क्या करना है, एनीमा की जो टिप होगी, ठीक है, उसको आपने अंदर रोल करते रहना है और पीछे से आपने प्रेशर लगाना है ताकि सारा का सारा एनीमा का सोल्यूशन जो है वो रेक्टम के अंदर चला जाए, ठीक है। देन इसका रीज़न क्या है, सेकंड कॉलम में रीज़न लिखा है यहाँ पे इसका 13 स्टेप का, सपोजिटरी शुड बी अगेंस्ट रेक्टल म्यूकोजा फॉर एब्जॉर्प्शन एंड थेराप्यूटिक एक्शन, ठीक है। सपोजिटरी जो होगी शुड बी अगेंस्ट द रेक्टल म्यूकोजा, ठीक है, ताकि हम सपोजिटरी को हमने कहाँ तक रखना है, रेक्टल म्यूकोजा तक रखना है, फीसिस तक नहीं भेजना, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। एंड अगर हम इस फीसिस के अंदर इंसर्ट कर दी सपोजिटरी तो वो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए हमने सपोजिटरी को एनल स्फिंक्टर से 5 सेंटीमीटर की दूरी तक ही बस इंसर्ट करना है। देन स्टेप नंबर 14, ऑप्शनल है ये, सपोजिटरी में बी गिवन थ्रू अ कोलोस्टमी इफ प्रिस्क्राइब, ठीक है। कोलोस्टमी आपको पता है, कोलोस्टमी में क्या करते हैं हम,
एब्डमन में एक इंसिजन बनाते हैं जिसमें कि फीसिस जो है फिर रेक्टम से ना होते हुए उस पर्टिकुलर ओपनिंग से जो हमने एब्डमन से बनाई है उसमें से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को कोलोस्टमी है तो उस केस में हम सपोजिटरी को कोलोस्टमी के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। देन स्टेप नंबर 15, रिमूव फिंगर एंड वाइप पेशेंट्स एनल एरिया, ठीक है। जब आपने इंसर्ट कर दी तो आपने रिमूव कर देना अपनी फिंगर को और पेशेंट का एनल एरिया जो है आपने क्लीन कर देना है, ठीक है। क्लीन क्यों करना है, रीज़न क्या है, जिससे कि एक्सेस का जो ल्यूब्रिकेंट होगा वो साफ़ हो जाएगा, वहाँ से क्लीन हो जाएगा और पेशेंट को कंफर्ट मिलेगा। देन स्टेप नंबर 16, आस्क पेशेंट टू रिमेन ऑन साइट फॉर 5 to 10 मिनट्स। पेशेंट को बोलना है कि सिम्स पोजीशन में ही उसने रहना है अगले 5 से 10 मिनट तक, ठीक है। क्योंकि अगर वो पोजीशन चेंज करेगा तो इट कैन लीड टू एक्सपल्शन ऑफ द सपोजिटरी। ल्यूब्रिकेंट था ना अंदर, तो वो स्लिप डाउन हो सकती है, बाहर आ सकती है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 17, डिस्कार्ड ग्लव्स बाय टर्निंग देम इनसाइड आउट एंड डिस्पोजिंग ऑफ देम एंड एनी यूज सप्लाइज एज पर द एजेंसी पॉलिसी। जो भी आपने आर्टिकल्स यूज़ करे होंगे सबको आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है। देन ग्लव्स डिस्पोज ऑफ करने हैं, अंदर वाली साइड बाहर की तरफ को होनी चाहिए, जैसे आपको सिखाया था ग्लविंग के प्रोसीजर में हमने डेमोस्ट्रेशन में, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपका इंश्योर कॉल बेल इज़ नियर बाय एंड बेड पेन कोमोड इज़ अवेलेबल एंड क्लोज बाय। ऐसा नहीं है कि आपने अब प्रोसीजर कर दिया तो आप पेशेंट को अटेंड नहीं करोगे फिर, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को फिर एकदम से अर्ज होगा इसका स्टूल पास करने का, फीसिस पास करने का, ठीक है। तो यू शुड मेक श्योर कि वहाँ पे पेशेंट बेड साइड पे कॉल बेल हो या फिर बेड पैन या कमोड जो है वो पास में अवेलेबल हो, ताकि अगर उसको फील हो कि उसे फीसिस पास करना है तो वो इमीडिएटली आपको हेल्प के लिए बुला सके, और अगर वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है तो वो उसे पास कर सके। देन डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर्स, ठीक है। जो भी प्रोसीजर आपने किया है उस सारे को आपने डॉक्यूमेंट करना है एज पर दी हॉस्पिटल पॉलिसी, राइट। सो दिस वाज अबाउट द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द इंसर्शन ऑफ रेक्टल सपोजिटरी। देन नेक्स्ट कम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन वेजाइनली, ठीक है। सो इसमें आपके सेफ्टी कंसिडरेशन सेम हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करे थे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप इज ऑल्सो सेम फॉर दिस, ठीक है, सेम है। देन आ गया फोर्थ स्टेप, डिफरेंट है जो। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जब वेजाइना के अंदर आपने प्लेस करनी है तो वेजाइना में इंसर्ट करने से पहले आपने पेशेंट को पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करना है। एंड इफ़ पेशेंट प्रेफर्स टू सेल्फ एडमिनिस्टर तो आपने उसको वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन पहले बताना है कैसे करनी है। देन यू कैन अलाउ द पेशेंट टू डू इट बाय हर सेल्फ। देन इंश्योर दैट यू हैव वाटर सोल्यूबल ल्यूब्रिकेंट, है ना, इसमें भी आपको वाटर सोल्यूबल ल्यूब्रिकेंट जो आपके पास होना चाहिए ताकि आप मेडिकेशन को अंदर एडमिनिस्टर कर सको, ठीक है। देन सिक्स्थ स्टेप है हैव पेशेंट वॉइड प्रायर टू द प्रोसीजर। पेशेंट को अलाउ करना है कि वो पहले यूरिन पास जो है वो कर सके, ठीक है, यूरिन जो है वो पास कर सके बिफोर द प्रोसीजर। क्योंकि अगर आप प्रोसीजर के दौरान पहले आपने पेशेंट को नहीं बोला होगा अवॉइड करने के लिए यूरिन, तो हो सकता है कि जब आप सपोजिटरी इंसर्ट कर रहे हो या पेशेंट खुद कर रहा हो अंदर सपोजिटरी इंसर्ट तो वो यूरिन पास कर दे, तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले ही उसको बोलना है ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए। देन सेवेंथ स्टेप है रेज बेड टू द वर्किंग हाइट, और पेशेंट को आपने पोजीशन देनी है। पोजीशन द पेशेंट ऑन बैक विद लेग स्लाइटली बेंड एंड फीट फ्लैट ऑन द बेड, ठीक है। जैसे कि ये डिलीवरी में पेशेंट की जो पोजीशन होती है, ठीक है, तो लिथोटमी पोजीशन जो है इसमें आपने पेशेंट को देनी है। बस लेग्स जो फीट होंगे वो उसके आपने बेड के ऊपर रखने हैं और लेग्स उसकी दोनों की दोनों सेपरेट होंगी और स्लाइटली बेंड होंगी। प्रोवाइड प्राइवेसी एंड ड्रेप द पेशेंट सो दैट ओनली द वेजाइनल एरिया इज एक्सपोज, ठीक है, सिर्फ वेजाइनल एरिया एक्सपोज रखना है। देन अप्लाई क्लीन नॉन स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। Then remove the suppository from wrapper and apply a liberal amount of water soluble lubricant to suppository and index finger of the dominant hand। जैसा हमने ऊपर वाले प्रोसीजर में किया सेम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे हम, ठीक है। देन स्टेप नंबर 10 विद नॉन डोमिनेंट हैंड जेंटली सेपरेट लेबियल फोल्ड्स, ठीक है। तो नॉन डोमिनेंट हैंड के साथ हमने जो लेबिया के फोल्ड्स हैं उसको सेपरेट करना है और ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर के साथ डोमिनेंट हैंड की इंसर्ट करना है सपोजिटरी को, जो कि हमने पहले से ल्यूब्रिकेट की होगी, उसको 8 से 10 सेंटीमीटर अंदर हमने प्लेस करना है, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग से। देन विड्रॉ द फिंगर एंड वाइप अवे एक्सेस ल्यूब्रिकेंट। फिर प्लेस करने के बाद फिंगर को विड्रॉ कर देना है। देन
बाकी का जो लुब्रिकेंट होगा आसपास के रीजन में उसको आपने वाइप ऑफ करना है विद द हेल्प ऑफ गॉज पीस, राइट। नोट, an applicator may be used to insert vaginal medication, follow procedure above and स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर डायरेक्शंस, ठीक है। एप्लीकेटर का यूज़ कर सकते हैं, कुछ वेजाइनल सपोजिटरी का एप्लीकेटर भी आता है इंसर्ट करने के लिए, तो आपने उसको अच्छे से लेबल को रीड करना है मैनुअल को, उसके बाद ही प्रोसीजर करना है उसके अकॉर्डिंग। देन आफ्टर डूइंग दिस डिस्कार्ड द ग्लव्स बाय टर्निंग देम इनसाइड आउट एज वी हैव डन इन द प्रीवियस प्रोसीजर्स, ठीक है। तो सेम तरह से आपने करना है। देन डॉक्यूमेंट करना है प्रोसीजर को, ठीक है, डॉक्यूमेंट करना है। देन अगेन हैंड वॉशिंग शुड बी डन। सो दिस वाज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोजिटरी पर विजाइना, ठीक है। अब हमने 2 प्रोसीजर किए हैं अभी, तो आई होप दीज both 2 topics are very well understood by all of you, ठीक है। In case you all have any query, any one of you are having any query, you can ask me on call and WhatsApp. Thank you.